Hello developers, I am Nikhil and you are watching NK Source Guide. So फ्रेंड्स, तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग कॉन्सेप्ट क्लीनअप की बात करेंगे रिएक्ट जेएस में। तो ये जो वीडियो है जो एकदम एब्सोल्यूट बिगिनर्स है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और जो मेरा ट्यूटोरियल इससे पहले देख रहे हैं और उससे आप लोग को क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिएगा। मैं टोटली हर चीज को डिटेली में बताऊंगा, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंस्टॉलेशन पार्ट आता है। तो सबसे पहले किसी भी ड्राइव में सी को छोड़ के एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी या फिर वर्किंग डायरेक्टरी बोलो गिट में, तो वो क्रिएट कर लीजिएगा। और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आप लोग स्विच होने के बाद यूजिंग कमांड cd और प्रोजेक्ट डायरेक्टरी जो भी आपका प्रोजेक्ट डायरेक्टरी का नेम है, ठीक है। तो उसके बाद रिएक्ट को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट मैंने लिखा, और इससे पहले आप लोगों के पास Node.js होना चाहिए, ठीक है। तो nodejs.org पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिंपली आप लोग लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाला वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यू नीड टू सेट अप पाथ बिफोर इंस्टॉलिंग रिएक्ट। तो Node.js का पाथ सेट करने के बाद ये जो है npm इंस्टॉल रिएक्ट, तो रिएक्ट इंस्टॉल हुआ। उसके बाद एप्लीकेशन क्रिएट करना है, कोई भी जैसे एक एप्लीकेशन बनाना है, फोल्डर बनेगा, और उस एप्लीकेशन फोल्डर में जितना भी फोल्डर मिलेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए वो होगा। तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे npx create react ऐप और एप्लीकेशन का नाम, और ये कुछ टाइम लेगा। उसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद आता है हैप्पी हैकिंग। तो उसके बाद डायरेक्टली आप लोग npm स्टार्ट तो नहीं करेंगे। जो ये आप लोगों ने एक एप्लीकेशन फोल्डर बनाया ऐप नेम, उसके अंदर स्विच हो जाएंगे cd ऐप नेम चेंज डायरेक्टरी ऐप नेम से। उसके बाद अगर आप लोगों ने विजुअल कोड एडिटर इंस्टॉल किया है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले उसको इंस्टॉल कर लें। तो कोड और डॉट लिखने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। आप लोग सिंपली जैसे स्विच होने के बाद चेक करना है कि रिएक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है कि नहीं। इंस्टॉल होने के बाद तो सिंपली आप लोग लिख सकते हैं npm start, ऑलराइट, ठीक है। तो ये क्या था कोड डॉट, ये बस वो विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर को ओपन करने के लिए ये कोड लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या 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 चीजें की बात करूंगा मैं, किस किस चीज की बात करूंगा। तो टॉपिक्स टू क्लियर ऑल डाउट्स, जैसे कि JSX है, ठीक है, उससे भी डाउट हो सकता है, और बिगिनर हो तो बहुत हेल्पफुल है। और हुक्स क्या होता है, हुक क्या करता है, अलाउ करता है यूज करने के लिए स्टेट और कंपोनेंट्स की लाइफ साइकिल की फीचर को बिना क्लास कंपोनेंट को यूज किए। अगर आप लोगों ने कंपोनेंट लाइफ साइकिल, मैंने वीडियो तो अपलोड किया था लेकिन सिर्फ मैंने बताया था उसमें माउंटिंग फेस, ठीक है, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग फेस नहीं बताया था। तो वो इसके बाद बता दूंगा, चाहे इस वीडियो में अगर टाइम रहेगा तो मैं बता दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल और स्टेट, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे, बेसिकली बात करेंगे JSX और हुक्स की। जो हुक्स है जो रिएक्ट प्रोवाइड करता है, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस। बेसिकली जो यूज स्टेट है, कंपोनेंट्स में स्टेट होता है, तो स्टेट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज स्टेट, या फिर स्टेट को क्रिएट करने के लिए यूज स्टेट का यूज होता है। और यूज इफेक्ट, जबकि मैंने बात किया यहाँ पर कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की फीचर, तो 3 फेसेस होते हैं कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के फीचर में। तो वो क्या है, तो पहला है माउंटिंग, और दूसरा है अपडेटिंग, एंड
उसके बाद ऑन माउंटिंग। तो ये माउंटिंग क्या है? तो माउंटिंग का मतलब सिंपली पुटिंग द एलिमेंट इनटू डॉम, ठीक है। ये उसके बाद जैसे कोई भी स्टेट आप लोग चेंज करोगे तो वो फिर ये अपडेटिंग वाला फेस बोलेंगे, ठीक है। कोई भी अपडेशन करते हो जैसे कि स्टेट को चेंज करके, तो वो अपडेटिंग फेस में आ जाएगा। अनमाउंटिंग जैसे कि कंपोनेंट को मैंने हटा दिया, अनमाउंट कर दिया, ठीक है। जो डॉम एलिमेंट हम लोगों ने पुट किया था, पुटिंग द डॉम एलिमेंट, यहाँ पर एलिमेंट इनटू डॉम, ठीक है। जो एलिमेंट हम लोगों ने पुट किया था डॉम के अंदर, अगर वो रिमूव होता है तो उसको बोलेंगे ऑन माउंटिंग, ठीक है। ये हर चीज मैं क्लियर कर दूंगा एग्जांपल से, आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं। एलिमेंट को पुटिंग चाहिए, रिमूविंग द एलिमेंट फ्रॉम डॉम, ठीक है। तो बेसिकली जो अनमाउंटिंग फेस में जो फंक्शन है, कंपोनेंट विल अनमाउंट रिएक्ट के लाइफ साइकिल में। तो कंपोनेंट अनमाउंट होने से पहले वो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल जब यूज इफेक्ट बताऊंगा तभी भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों फीचर माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग 16.8 वर्जन से पहले, तो ये जो फीचर है माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग को यूज करने के लिए, यहाँ पर जो 16.8 वर्जन से पहले तो वो क्लास कंपोनेंट के जरिए यूज होता है, लेकिन 16.8 के बाद ये जो हुक्स आ गया, तो इसमें हम लोग यूज इफेक्ट को ये क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की फीचर को यूज करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो यूज रेफरेंस ये क्या है? तो अगर आप लोगों ने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा इससे पहले, तो डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी समथिंग कुछ करते थे। तो वही चीज यहाँ पर क्या है कि स्टेट है, एक हुक है, यूज रेफरेंस, ठीक है। तो इसको यूज करके हम लोग वो काम कर सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने जावा स्क्रिप्ट को ही यूज किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट करके। वो जो बेसिकली मैं क्लास कंपोनेंट को ज्यादा यूज किया हूँ और हुक्स का ज्यादा यूज नहीं किया हूँ, ठीक है। लेकिन ये जरूरी है समझना। हुक्स क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है, ठीक है, जो यूज आपको अलाउ करता है यूज करने के लिए कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की फीचर को और स्टेट को यूज करने के लिए, बिना क्लास कंपोनेंट का, फंक्शनल कंपोनेंट को बना करके। दैट्स इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने इंस्टॉल किया होगा तो आप लोगों के पास इस तरह से पब्लिक और src फोल्डर मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर से मुझे जो चाहिए थी index.html, यही फाइल रखा हूँ। इसके अंदर जो पुटिंग द एलिमेंट इनटू डाउन बोल रहा हूँ, तो इसके अंदर पुट होता है, देखो, रूट, ठीक है। और यहाँ पर src फाइल के अंदर है index.js। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब ये आप लोगों के पास दूसरा चीज होगा, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पर काम किया है तो इस वजह से यहाँ पर ऐप ना होके ऑन माउंटेड, ठीक है। और दूसरा चीज कि आप लोगों के पास यहाँ ऑन रजिस्टर होगा, इसको रजिस्टर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा होता है इफ यू वांट योर ऐप टू वर्क ऑफलाइन एंड लोड फास्टर यू कैन चेंज ऑन रजिस्टर टू रजिस्टर बिलो। तो मैंने कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने बस 9 मिनट्स बक ही किया है, ठीक है। अभी अनमाउंट को छोड़ो, मारो गोली को हटा देते हैं। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ऐप था, इससे पहले मैं ऐप को हटा दिया, ठीक है। और जितना जरूरत, देखिए मैं इसमें सिर्फ यहाँ पर देखो, मैं इसको हटा देता हूँ अभी, अनमाउंट को भी हटा देता हूँ। तो ये 3 फाइल रखा, सभी जितना भी फाइल था इसके अलावा। और इस पब्लिक के अंदर
index.html ये फाइल रखा, बाकी को डिलीट कर दिया सिंपली। उसके बाद देखो क्या करना है कि मैं कुछ टैग लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, हेलो फ्रॉम रिएक्ट। इसको स्टार्ट भी करना पड़ता है, तो व्यू में जाके तो यहाँ पर देखिए हेलो फ्रॉम रिएक्ट ही आ गया। ऑल राइट, अब मैं बात करता हूँ। देखिए अगर आप लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट को यूज करना चाहते हो, जैसे HTML में करते हो, पहले हेडर फिर उसके बाद पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ में लिखा, बट यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हो क्योंकि ये जो रेंडर है ना, 3 ही आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले JSX एलिमेंट, दूसरा में कहाँ पर डिस्प्ले कराना है, तो डॉम एलिमेंट को एक्सेस किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, तो ये कहाँ पर मिलेगा आप लोगों को, तो index.html फाइल के अंदर ये देखिए रूट, तो इसी के अंदर जो भी आप लोग यहाँ पर लिख रहे हो index.js फाइल में, जो भी आप लोग ये रेंडर के अंदर इतना लिख रहे हो वो आउटपुट में आएगा डिस्प्ले होके, ठीक है, रूट के अंदर। एक और आर्गुमेंट होता है ये जो कि कॉलबैक फंक्शन है, हमें console.log अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि यहाँ पर एट अ टाइम एक ही एलिमेंट लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 एलिमेंट नहीं लिख सकते, 2 या 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो इस केस में क्या करोगे, सिंपली इसको करना लिख एरे यूज कर सकते हैं इस केस में, तो एरे यूज कर सकते हैं। तो हेलो फ्रॉम रिएक्ट दिस इज अ पैराग्राफ, अगर मैंने नहीं किया होता उस एरे को तो देखिए क्या आता है एरर, पासिंग एरर आएगा, एडजेसेंट JSX एलिमेंट मस्ट बी रैप्ड इन इनक्लोजिंग टैग। तो हम लोग किसी भी इनक्लोजिंग टैग या फिर डिड यू वांट अ JSX फ्रेगमेंट यहाँ पर बोल रहा है, तो कुछ रैपर चाहिए, रैपर के अंदर जितना भी एलिमेंट, देखिए मैंने एक या एक से ज्यादा जितना एलिमेंट है एक रैपर के अंदर करना पड़ेगा, तब वो जो एलिमेंट है एट अ टाइम एक एलिमेंट मान के चलेगा, ठीक है, नहीं तो ये इंडिविजुअल हो जा रहा है, इंडिविजुअल इस तरह से एलिमेंट को नहीं एक्सेस कर सकते। तो या फिर आप लोग सिंपली क्या करो, फ्रेगमेंट का यूज करो, तो रिएक्ट डॉट उसमें एक फ्रेगमेंट, इसे रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट, ठीक है, अब देखिए कोई एरर नहीं, हेलो फ्रॉम रिएक्ट दिस इज अ पैराग्राफ। तो फ्रेंड बट आप लोगों को ये जो रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट है इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, शॉर्ट हैंड है, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, शॉर्ट हैंड ओपनिंग और क्लोजिंग फ्रेगमेंट से इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे डिव यूज करते हो, डिव के अंदर रैप करते हो, तो फिर होगा ये कि उस डिव की आउटर डिव की जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों मैं डिव के अंदर रैप करूँ, तो मैंने क्या किया यहाँ पर फ्रेगमेंट का यूज किया, ठीक है, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड। और दूसरा चीज की जो भी हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पर, हेलो ये H1P, ये आपका HTML नहीं है फ्रेंड, ये JSX है, इसको कन्वर्ट करेगा बेवल प्योर रिएक्ट में, ठीक है, और प्योर रिएक्ट से कॉमन जेएस में। तो फ्रेंड ये बेबल ट्रांसपाइलर का काम होता है, वो JSX एलिमेंट को प्योर रिएक्ट में कन्वर्ट करे। तो मैं एक वेबसाइट पे ओपन करके दिखा दूँ आप लोगों को, beveljs.io, सिंपली मैं ट्राई इट आउट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो कुछ मैंने टास्क यहाँ पर पहले से बहुत दिन पहले किया है। तो यहाँ पर देखिए
react dom डॉट रेंडर, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने एक h1 टैग को यूज किया है। तो यहाँ पर h1 टैग है, उसके अंदर एक आईडी एट्रीब्यूट सेट किया है, टाइटल और क्लास नेम भी सेट किया है। यहाँ पर एक टेक्स्ट है हेलो फ्रॉम रिएक्ट, और ये डॉम एलिमेंट जहाँ पर ये जो h1 एलिमेंट को दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसको कन्वर्ट होने के बाद कैसे हो रहा है ये react dom डॉट रेंडर react डॉट क्रिएट एलिमेंट, और यहाँ पर देखिए बेसिकली जो यहाँ पर क्या है react डॉट क्रिएट एलिमेंट और यहाँ पर h1, ठीक है। जो चीज हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है वो इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। और जो यहाँ पर देखिए फ्रेंड आईडी और क्लास नेम जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट यूज किया है वो एज अ प्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पर जो आईडी और एट्रीब्यूट जो भी यूज करते हैं कंपोनेंट में वो प्रॉपर्टीज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आर्गुमेंट में इसने लिया टैग को, ठीक है, h1 एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए, और दूसरा आर्गुमेंट में जो हम लोगों ने एट्रीब्यूट यहाँ पर आईडी और क्लास नेम सेट किया है उसको एज अ प्रॉप्स, और दूसरा जो टेक्स्ट है हेलो फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है, जिसको डिस्प्ले कराना है इसके अंदर ये रूट डॉम एलिमेंट को एक्सेस करके, ये हो रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड यहाँ पर देखिए रिएक्ट, यहाँ पर देख सकते हैं रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखा है। तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो रिएक्ट को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ऑल राइट। और मैंने यहाँ पर प्रॉप्स की बात की, तो मैं क्या करता हूँ ऐप डॉट JSX, ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन या फिर XML बोल लो आप लोग। तो फिर से अगर इसके अंदर मैं JSX को यूज करूंगा तो फिर से मुझे जरूरत पड़ेगी क्या रिएक्ट को इंपोर्ट करने की। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ऑलराइट, ये कर लिया मैंने। अब मैं सिंपली कॉन्स्ट ऐप और देखिए यहाँ पर रिटर्न करूंगा जो वहां पर h1 था ना वही चीज। अब मैं क्या करूंगा इसके अंदर देखिए एज अ प्रॉप्स पास करूंगा, और आप लोगों ने ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट सिंपली ये होगा क्या, बेसिकली हम लोग ये कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग में क्या करते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है वो लेट obj इक्वल टू सम प्रॉपर्टी है, नेम इक्वल टू कुछ है, ठीक है। तो इसको डी स्ट्रक्चर करना है क्योंकि बाद में हम लोग को ये ना लिखना पड़े ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा इसको डी स्ट्रक्चरिंग कर दूंगा, कैसे, यहाँ पर नेम और इक्वल टू यहाँ पर obj। तो जो प्रॉप्स यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट आएगा उसी चीज को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ डी स्ट्रक्चर कर देना। तो टेक्स्ट यहाँ पर आ गया और सिंपली इसके अंदर टेक्स्ट, क्योंकि इस तरह से हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते ना, इस तरह से नहीं तो सेम टू सेम वो आ जाएगा टेक्स्ट लिख के। इसको एक्सप्रेशन के अंदर लिखना पड़ता है। दूसरा चीज, अब इसको यूज करना है, ये जो कंपोनेंट बनाया है तो एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपोनेंट है और एक से ज्यादा कंपोनेंट होते तो मैं डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं करता, मैं सिंपली ये जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसके आगे लिख देता है एक्सपोर्ट, ठीक है, इस तरह से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और ये ऐप, ये मैंने कर दिया। तो अब देखिए इंपोर्ट ऐप फ्रॉम, ये कर लिया। अब मैं जिस तरह से वो रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट करके जो भी हम लोग एलिमेंट यहाँ पर h1
पैराग्राफ जो भी एलिमेंट लिखते हैं उसको क्रिएट कर रहा था, वही चीज मैं करूंगा यहाँ पर। लेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माई ऐप एलिमेंट, ठीक है। तो ऐप डायरेक्टली आप लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बस समझने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ। रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जिस एलिमेंट को क्रिएट करना है, तो हम लोगों का जो एलिमेंट है यहाँ पर ऐप है, ठीक है। हम लोगों ने एक तरह से कस्टम टैग बनाया है, ये सोचिए। तो ऐप, और दूसरा चीज प्रॉप्स पास करना है। प्रॉप्स मीन्स की एट्रीब्यूट, जैसे यहाँ पर जो जो प्रॉप्स पास करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट, वो डी स्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट क्या है, कुछ भी टेक्स्ट दे सकता हूँ, जैसे पासिंग प्रॉप्स लिख देता हूँ टू ऐप, समझने के लिए। अब सिंपली तो जो मैं यहाँ पर ऐप एलिमेंट लिख रहा हूँ, मैं सिंपली इसको यहाँ से, क्योंकि फिर से यहाँ पर J6 लिखना पड़ेगा, तो क्या फायदा फिर इसको समझाने का, है ना। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऐप, और ये टेक्स्ट मैंने पासिंग प्रॉप्स टू ऐप ये पास कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसको मैं सेव किया, और यहाँ पर फ्रेंड बेसिकली यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, कैपिटल में लिखना पड़ेगा इसको। मैंने इसको सेव किया, और फिर यहाँ पर पासिंग प्रॉप्स टू ऐप। तो हुआ क्या कि जो टेक्स्ट यहाँ हम लोगों ने प्रॉप्स पास किया है दूसरा आर्ग्यूमेंट में, तो ये यहाँ पर चला गया। देखिए यहाँ पर टेक्स्ट पे, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है H1 के अंदर। इससे पहले मैंने क्या किया था, ये चीज किया था। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐप एलिमेंट, तभी भी यहाँ पर आएगा पासिंग प्रॉप्स टू ऐप, ठीक है। क्योंकि मैंने उसको एलिमेंट में क्रिएट कर दिया ना, मैंने एक एलिमेंट जो रिएक्ट आपका जो बेबल कर रहा था उसको कन्वर्ट कर रहा था प्योर रिएक्ट में, वही चीज मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कर रखा है ऐप एलिमेंट। अब यहाँ पर प्रॉप्स प्रॉप्स बोल रहा हूँ, तो अभी आप लोग को समझ में आएगा। इसको हटा देता हूँ, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई टैग के अंदर एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जैसे इमेज टैग के अंदर हो गया src alt, ठीक है, या फिर क्लास नेम आईडी नेम कुछ भी। यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग, यहाँ पर टेक्स्ट, ये देखिए ये एट्रीब्यूट, इसी एट्रीब्यूट को हम लोग बोल रहे हैं प्रॉप्स। तो पासिंग प्रॉप्स टू किसको, ऐप। हम लोग ये जो चाइल्ड एलिमेंट है ऐप, उसको पास कर रहे हैं प्रॉप्स। तो देखिए यहाँ पर पासिंग प्रॉप्स टू ऐप, ठीक है, तभी भी ये काम कर जाएगा। होप आप लोगों को JSX कैसे काम करता है वो समझ में आ गया होगा फ्रेंड। तो अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इसका हुक्स का, ठीक है। तो यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस, तीनों चीज देखेंगे। अभी मैं ये प्रॉप्स नहीं पास करने वाला, बस जो मैंने यहाँ पर कंपोनेंट बनाया है उसको यूज करने वाला हूँ। तो ये चीज को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, तो हर कंपोनेंट का स्टेट होता है, ठीक है। हर एक कंपोनेंट का अपना अपना स्टेट होता है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, इंपोर्ट कुछ नहीं करना है फिलहाल, तो ये ऐप है। तो यहाँ पर मैं स्टेट यूज करूंगा किस तरह से, तो लेट स्टेट और फिर यूज स्टेट स्टेट, ये
यूज स्टेट हुक को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, किस लिए यूज कर रहा हूँ, मैं इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ 0 या फिर कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न स्टेट वैल्यू कॉलन, और एक्सप्रेशन में उस वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। पहले इतना देखो वो क्या रहा है, तो स्टेट वैल्यू 0। अब स्टेट को अपडेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसी कंपोनेंट के अंदर से ही अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल इतना सिंपल नहीं करूँगा, थोड़ा सा इसको घन चक्कर कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंड हो सके। कॉन्स्ट में यहाँ पर एक रैपर कंपोनेंट भी बना देता हूँ। और ये बस क्या करेगा, कि इसके अंदर जितना भी पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन, तो अब अगर मैं इसको हटा के उस रैपर कंपोनेंट को यूज किया, अगर इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट में कोई भी JSX एलिमेंट लिखता हूँ तो एज अ प्रॉप, ठीक है, पास हो जाएगा और इसका चाइल्ड बन जाएगा। ठीक है, इसका चाइल्ड रैपर का। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ काउंटिंग वैल्यू। तो ये काउंटिंग वैल्यू जो ये चिल्ड्रन है इतना, ये पास हो जाएगा एज अ प्रॉप इस रैपर को, और ये JSX के अंदर लिखा है तो यही चीज काउंटिंग वैल्यू डिस्प्ले होगा, लेकिन ये डिस्प्ले हो रहा है इसके अंदर, इस रैपर के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। तो काउंटिंग वैल्यू यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि एक तो मैंने यहाँ पर पास किया चिल्ड्रन, और दूसरा में जो स्टेट है एज अ प्रॉप पास करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू कर देता हूँ ये स्टेट। देखिए दोनों इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ऐप और रैपर, और मैं इस स्टेट को इस रैपर के अंदर यूज कर पा रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि ऐप जो पेरेंट कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने इस रैपर एज अ चाइल्ड यूज किया है। ठीक है, तो रैपर में भी मैंने प्रॉफ डॉट चिल्ड्रन को यूज किया है। मतलब ये कि रैपर के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट यूज करता हूँ तो इस रैपर कंपोनेंट का वो चाइल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये पास किया वैल्यू, काउंटिंग वैल्यू, और इसके बाद देखिए, पहले तो ये काउंटिंग वैल्यू प्रॉफ डॉट चिल्ड्रन की वजह से डिस्प्ले कर रहा है। अगर एक से ज्यादा होता तभी भी ये डिस्प्ले करता। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर p टैग यूज करता हूँ। ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। तो दूसरा तो ये हो गया प्रॉफ डॉट चिल्ड्रन h1, और दूसरा जो है ये स्टेट मैंने पास किया है। तो ये जो स्टेट एज अ प्रॉफ में पास कर रहा हूँ वैल्यू को, तो प्रॉप डॉट वैल्यू इसके अंदर कर सकते हैं, प्रॉप डॉट वैल्यू। तो अब देखो फ्रेंड होता है क्या, यहाँ पर काउंटिंग वैल्यू और यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को 0। ठीक है, नीचे काउंटिंग वैल्यू 0। अगर काम करता हूँ, h1 की जगह इसको मैं कर देता हूँ h3। ठीक है, और काउंटिंग वैल्यू जो मैंने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा है उसको कर देता हूँ h1, ताकि वो बड़ा दिखेगा। यहाँ पर देखिए काउंटिंग वैल्यू और ये 0।
अब रैपर के इनसाइड में एक और चीज मैं यूज कर रहा हूँ, बटन, जो क्या करे, जो स्टेट को है, जो इंक्रीमेंट करे या फिर डिक्रीमेंट करे, कुछ भी करे। तो बटन, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस या फिर इंक्रीमेंट, और यहाँ पर ऑन क्लिक, क्या ऑन क्लिक करे तो कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, और जो जो भी फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उससे स्टेट अपडेट होगा, ठीक है। ऑन क्लिक ये होगा डिक्रीमेंट। मैं सिंपली क्या करूंगा, देखिए बटन डॉट ऑन क्लिक, जब ये क्लिक करे इस पे, तो देखिए मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ, अलग भी कर सकता हूँ, तो अच्छा रहेगा अगर अलग करूँ तो समझ में आएगा। तो मैं एक फंक्शन बना दूंगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है, और कॉन्स्ट अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, स्टेट को अपडेट करने के लिए सेट स्टेट फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग करते क्या है कि स्टेट प्लस वन कर देते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगा, प्रीवियस स्टेट, ठीक है, स्टेट ये प्रीवियस स्टेट हो गया, उसी को क्या कर रहा हूँ, स्टेट छोड़। अभी आप लोग को ये भी नहीं समझ में आएगा शायद। इंक्रीमेंट, मैं एकदम सिंपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड, जिससे आप लोग को क्लीन अच्छा से समझ में आए। और ये डिक्रीमेंट, तो रैपर के अंदर एज चिल्ड्रन के तौर पे बटन, ये S3 टैग और बटन, ये S3 टैग, और इसके बाद ये बटन और ये बटन, तीन का चिल्ड्रन हुए हैं, जो कि प्रॉप्स डॉट चिल्ड्रन मैंने किया है। तो होगा ये पहले दिखाएगा काउंटिंग वैल्यू, फिर ये इंक्रीमेंट, फिर डिक्रीमेंट, तब ये प्रॉप्स डॉट वैल्यू। देखिए बट ऐसा नहीं है, मैं चाहता था कि पहले काउंटिंग वैल्यू दिखाए, फिर जीरो, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इस चीज को करने के लिए मैं चाहता हूँ कि जो चिल्ड्रन है, ठीक है, इस रैपर का, कि वैल्यू के बाद दिखाए, ठीक है, वैल्यू के बाद दिखाए, तो मैंने बोल दिया। तो पहले एज अ प्रॉप जो स्टेट वैल्यू पास हो रहा है, प्रॉप्स डॉट वैल्यू, वो डिस्प्ले होगा H1 के अंदर, उसके बाद बाकी ये काउंटिंग वैल्यू और ये दो चाइल्ड इसका बटन, ये देखिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अभी मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करूंगा तो जो स्टेट है देखिए वो क्या होता है, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और डिक्रीमेंट, तो बेसिकली हम लोग को ये समझ में आया फ्रेंड कि अगर कोई भी स्टेट यूज करना हो तो हम लोग यूज स्टेट हुक का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिए पहला जो है स्टेट, क्योंकि इनिशियली स्टेट सेट करना है, स्टेट को इनिशियलाइज करना है, ठीक है, और सेट स्टेट क्या करता है कि इसी स्टेट को अपडेट करने का काम करता है, ठीक है। तो यही चीज क्या मैंने देखिए यहाँ पर सेट स्टेट यूज कर रहा हूँ, ना कि डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, स्टेट इक्वल्स टू स्टेट प्लस वन, और यहाँ पर सेट स्टेट स्टेट माइनस वन। तो फ्रेंड बेसिकली होता ये है कि जब भी मैं स्टेट को अपडेट करता हूँ तो कंपोनेंट फिर से रेंडर होता है,
अगर जब ये कंपोनेंट फिर से रेंडर होगा तो फिर से ये स्टेट क्या होगा, वो पास हो गया। जैसे मैंने स्टेट को तो चेंज किया, जैसे ही स्टेट को चेंज किया फिर से री रेंडर हो गया। तो री रेंडर होने की वजह से यहाँ पर प्रॉप्स की मदद से वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से दिखा। ठीक है, तभी मैं आप लोगों को यूज इफेक्ट समझाऊंगा तो समझ में आएगा। अब आप लोग को यूज स्टेट तो समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अब मैं यूज इफेक्ट की बात करूंगा और आज मैं बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले कि मैं देखिए ये कोड को रिड्यूस कर देता हूँ, जो ऑन क्लिक मैंने यहाँ पर देखिए क्लिक करने पर यहाँ पर इंक्रीमेंट ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और ये डिक्रीमेंट कॉल कर रहा हूँ। इसको सिंपली आप लोग यहीं पर भी तो कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए सिंपली जब ऑन क्लिक करे तो एनोनिमस फंक्शन रन करा दो, ऐसे को पता है। और इस तरह से एनोनिमस फंक्शन रन करा दो, उसके बाद सेट स्टेट करो, उसके बाद सिंपली स्टेट +1 ये कर दो। अगर सेम चीज यहाँ करना है तो डिक्रीमेंट करे तो एनोनिमस फंक्शन को रन करा दो। और एक चीज देखिए, अगर यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट है तो ये फिर कर्ली ब्रेसेस की भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर सेट स्टेट स्टेट -1, ठीक है, अभी भी इसी तरह काम करेगा जैसे पहले कर रहा था। तो इसको हटा दूं तो अब देखिए यहाँ पर कितना छोटा हो गया कोड, है ना। तो अब देखिए अभी भी वैसे ही काम करेगा जिस तरह से पहले काम कर रहा था, ये इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट। ऑलराइट, मैंने इसको छोटा क्यों किया, मैं आप लोग को एक दूसरा हुक बताने वाला था। वो क्या है? यूज इफेक्ट। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की। तो इसको कैसे यूज करेंगे? यूज इफेक्ट मैंने यहाँ पर यूज किया और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन, तो मैं यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ। ठीक है, देखिए अभी मैंने इसी तरह छोड़ दिया है। तो और यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। तो अभी क्या है, ये जो है तीनों चीज के लिए काम करेगा। कंपोनेंट माउंट हो, कंपोनेंट अनमाउंट हो, और या फिर कंपोनेंट अपडेट हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मैंने अगर ऐसे किया तो साइड इफेक्ट में लिख देता हूँ, साइड इफेक्ट। ठीक है, देखिए माउंट हुआ तो यहाँ पर देखिए जैसे ही माउंट हुआ तो साइड इफेक्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूंगा तो फिर वो साइड इफेक्ट डिक्रीमेंट, क्योंकि जितने बार जितने बार कंपोनेंट अपडेट होंगे उतने बार ये यूज इफेक्ट चलता ही रहेगा। और जितने बार देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूं तो अब ये माउंट हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो जब अगर कंपोनेंट रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट, तभी भी ये रन होगा। इससे पहले मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टेट बनाया। ठीक है, तो स्टेट बना देता हूँ। पहला स्टेट होगा वो 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दूसरा स्टेट क्या मैं 2 से कर देता हूँ, बाई 2 सेट स्टेट बाई 2 EWO। ठीक है, सेट स्टेट बाई 2। तो मैं यहाँ पर जब दूसरा बटन क्या है, ये भी इंक्रीमेंट ही रहेगा, इंक्रीमेंट बाई 2 +2 कर देता हूँ। ये क्या है, +1 है ना। तो स्टेट यहाँ पर
प्लस 2। अब मैं यहाँ पर करूँ, देखिए ये काम कर रहा है, लेकिन 2 करूँगा तो फिर वो ना कि स्टेट बाई 2 दूसरा स्टेट है उसको लेके चल रहा है, ये इसी को अपडेट कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना था मुझे। स्टेट ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब तो काम करेगा, लेकिन इंक्रीमेंट बाई 2। अब यहाँ पर सेट स्टेट भी नहीं है, सेट स्टेट बाई 2 है। अब मैं इसको इंक्रीमेंट करूँ तब यहाँ पर दिखेगा, लेकिन इसको करूँ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला स्टेट जो है उसको पास कर दिया एज अ प्रॉप, लेकिन इसको पास नहीं किया है। ठीक है फ्रेंड, इससे पहले मैं कुछ यहाँ पर कर देता हूँ। जो स्टेट पास कर रहा हूँ ना वो बाई 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, बाई 1। ठीक है, और दूसरा एक और लूंगा मैं, और यहाँ पर स्टेट बाई 2 इसको करूंगा तो ये बाई 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, बाई 1 बाई 2, तो ये 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है और ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज इफेक्ट जो है वो जो ये बाई 1 का जो स्टेट है उसको अपडेट करने पर चले, तो यहाँ पर मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट में इसमें लिख दूंगा स्टेट। ठीक है, तो अब ये जो साइड इफेक्ट आप लोगों को दिख रहा था यहाँ पर, देखिए पहले तो चला, अब मैं यहाँ पर 2 को करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब मैं इंक्रीमेंट प्लस 1 करता हूँ तो यहाँ पर देखिए साइड इफेक्ट आप लोगों को वो भी रन हो रहा है, लेकिन मैं 2 को चला रहा हूँ तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज भी कर सकते हैं कि किसी स्टेट के अपडेट होने पर यूज इफेक्ट जो हुक्स है वो काम करे, ये चीज कर सकते हैं आप लोग। और पहली बार तो रन करेगा इनिशियली में जब कंपोनेंट माउंट होगा, तो देखिए यहाँ पर साइड इफेक्ट। ठीक है, लेकिन दूसरी बार मैंने कहा कि जब स्टेट को मैं अपडेट करूंगा जो कि बाई 1 है, सिर्फ उसी को अपडेट करूंगा तभी ये साइड इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं 2 करता हूँ तो ये नहीं हो रहा है ना। फ्रेंड आप लोगों को समझ में आ गया यूज इफेक्ट का। अब इसमें बहुत चीज है लेकिन मैं उसको समराइज करूंगा अभी। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको एम्प्टी छोड़ दिया, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपोनेंट माउंट हो या फिर कंपोनेंट अनमाउंट हो, फिलहाल तो जब भी कंपोनेंट माउंट हो तभी ये रन होगा, क्योंकि अनमाउंट के लिए यहाँ पर मैंने वो चीज नहीं यूज किया है, अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये एक ही बार करेगा जब कंपोनेंट माउंट होगा तो देखिए साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन मैं अब इंक्रीमेंट पे करता हूँ तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने क्या किया है, एम्प्टी एरे कुछ कंडीशन दिया है कि जब कंपोनेंट माउंट हो तभी वो साइड इफेक्ट रन करे, फिर मैं अपडेट करता हूँ स्टेट पे तो उससे कुछ भी नहीं फर्क पड़े। ठीक है, तो फ्रेंड इससे एक चीज कर सकते हैं आप लोग, एपीआई, ठीक है, फेच एपीआई को यूज कर सकते हैं। कुछ एपीआई को एक्सेस करके स्टेट पे ओनली 1 टाइम, ठीक है, सेट कर सकते हैं। एक बार में जब आप लोग कंपोनेंट को माउंट करते हो तभी के लिए एपीआई को यूज कर सकते हैं, ना कि बार बार। फिर बार बार अगर मैं इसको छोड़ दूं और आप लोगों ने क्या किया कि फेच एपीआई को यूज किया है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो मैं अब ये इंक्रीमेंट ये भी करूंगा, ये भी जितना भी इसमें अंदर जो भी अपडेट करूंगा तो ये साइड इफेक्ट चलेगा, लेकिन उससे होगा क्या, बार बार पीआई कॉल होगा, लेकिन एक ही बाय एट अ टाइम एक ही बार हो जब कंपोनेंट माउंट हो तभी। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर इस तरह से मैं
एम्प्टी एरे दूसरा आर्ग्यूमेंट दे दूंगा, ठीक है। दूसरा चीज ऑन माउंट, तो इसको समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पूरा चीज को हटा देता हूँ। मैं ऑन माउंट की बात की तो मैंने एक चीज बताया था, जब कंपोनेंट रिमूव होता है ना तभी वो ऑन माउंट रन होता है। तो उसको कैसे समराइज करें, देखिए कॉन्स्ट हेडर इक्वल्स टू, सपोज कीजिए ये भी एक प्रॉप्स लेता है, ठीक है। प्रॉप्स एक ही आर्ग्यूमेंट है अगर आपके पास, तो आप लोग वो ब्रैकेट पे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट है वो है प्रॉप्स। तो अब देखिए, अब इसके अंदर यूज इफेक्ट को यूज करूंगा। कैसे यूज इफेक्ट, और यहाँ पर ये, क्योंकि एट अ टाइम एक ही बार हो, ठीक है, ना कि बार बार हो। कब हो, जब कंपोनेंट माउंट हो तब। मैं लिख देता हूँ हेडर कंपोनेंट इज माउंट। मैंने माउंट क्या बताया है, पुटिंग द एलिमेंट इनटू द दम। दूसरा चीज तभी रन हो जब कंपोनेंट विल ऑन माउंट हो, तो रिटर्न, और यहाँ पर मैं लिखूंगा एक फंक्शन को रिटर्न करूंगा, ठीक है। कंपोनेंट ऑन माउंट होने से पहले कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो यहाँ पर console.log header component is about to on mount, ठीक है। बेसिकली आपको लगेगा कि ऑन माउंट हो गया है, तब उसके बाद ये हेडर कंपोनेंट इज अबाउट टू अनमाउंट रन हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स। होता ये है कि पहले ये फंक्शन कॉल हो जाएगा जो रिटर्न के अंदर हम लोगों ने रिटर्न किया है, हेडर कंपोनेंट अबाउट टू अनमाउंट, ये पहले रन होगा, उसके बाद कंपोनेंट अनमाउंट होगा। तो मैंने यहाँ पर जो कंपोनेंट हेडर बनाया है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा कंपोनेंट कॉन्स्ट ऐप तो यहाँ पर एक स्टेट को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। कॉन्स्ट शो सेट शो, ऐसे नहीं, यूज स्टेट हुक को यूज करना पड़ेगा, और इनिशियल वैल्यू ट्रू देता हूँ, ठीक है। तो मैं रिटर्न पे फ्रेगमेंट यूज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं एक कंडीशन देता हूँ फ्रेंड, आप लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर पढ़ा होगा, ठीक है। तो ट्रू अभी फिलहाल ट्रू है ना, तो अगर ट्रू है कंडीशन तो लेफ्ट वाला, नहीं तो फिर राइट वाला। अगर कंडीशन ट्रू रहा तो क्या करो, हेडर को माउंट करो, इस ऐप के अंदर रेंडर कराओ, ठीक है। इस हेडर को रेंडर कराओ, और नहीं, अगर फॉल्स होता है तो फिर क्या करो, अगर फॉल्स होता है तो कुछ भी नहीं, इस तरह से कर दो एम्प्टी, कुछ भी नहीं डिस्प्ले कराओ, कुछ मत डिस्प्ले कराओ, मतलब जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्टी लिख दिया फ्रेगमेंट को यूज करके। अब देखिए मैं क्या करूंगा, एक बटन बना दूंगा जो क्या करेगा, हेडर को अनमाउंट करने के लिए हेल्प करेगा। बटन मैं लिख देता हूँ अनमाउंट हेडर, ठीक है। तो कैसे काम करेगा, तो ऑन क्लिक, इसको एक्सप्रेशन में लिखना पड़ेगा, और ये कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन में क्या हो,
सेट शो है वो फॉल्स हो जाएगा। अगर सेट शो फॉल्स हो जाता है तो जो हेडर जो माउंट हुआ है वो अनमाउंट हो जाएगा। मतलब जो हेडर एलिमेंट पुट हुआ है डॉम के अंदर वो तो हट जाएगा। तो हट जाएगा तो कंपोनेंट विल अनमाउंट कॉल होता है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल क्लास कंपोनेंट लाइफ साइकिल को यूज करने के यूज इफेक्ट यूज होता है। तो अब देखिए होता क्या है। ट्रू ट्रू नहीं करना है, फॉल्स करना है। अगर ट्रू है तो वो तो दिखेगा, लेकिन जब मैं फॉल्स कर दूंगा इस शो को तो अब ये नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन यूज किया है। अगर ट्रू है तो हेडर को दिखाओ, अगर नहीं है तो हेडर को मत दिखाओ। दैट्स इट। और दूसरा चीज फ्रेंड मैंने क्या किया है कि एक्सपोर्ट नहीं किया है डिफॉल्ट इस ऐप को। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ फ्रेंड कि रिएक्ट का जितना कॉन्सेप्ट है वो एक वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये समझिए आप लोग, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। नहीं तो आप लोग कोई जरूरत नहीं है कि आज पूरा ये वीडियो एक ही दिन में देख लो। आप लोग धीरे धीरे करके भी देख सकते हो। ठीक है, बेसिकली जो हेडर कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या रिटर्न करेगा, h1। और जो प्रॉप्स पास किया है प्रॉप, बेसिकली यहाँ पर कर देता हूँ टेक्स्ट। यहाँ पर एट्रीब्यूट एज अ प्रॉप्स मैंने पास कर दिया टेक्स्ट इक्वल टू आई एम हेडर। ठीक है, तो देखिए अनमाउंट हेडर, हेडर कंपोनेंट इज माउंट। जब हेडर कंपोनेंट माउंट हुआ तो ये हेडर कंपोनेंट इज माउंट यहाँ पर डिस्प्ले हुआ। यहाँ पर स्पेलिंग, कुछ स्पेलिंग पे ध्यान मत दीजिए, फंक्शनलिटी पे ध्यान दीजिए। तो दूसरा चीज मैं इस पे क्लिक करूंगा अनमाउंट हेडर, तो देखिए क्या हुआ, जो हेडर जो है वो हट गया। तो अब वहां पर अनमाउंट के लिए जो हम लोगों ने रिटर्न के अंदर यूज किया था हेडर कंपोनेंट इज अबाउट टू अनमाउंट, तो ये पहले एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हेडर हट गया। फिर से मैं क्या करूं, तो ये देखिए आई एम हेडर, ये माउंट हो गया। अब मैं अनमाउंट पे क्लिक करता हूं तो वो अनमाउंट हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से जो यूज इफेक्ट है कंपोनेंट की लाइफ साइकिल की फीचर को यूज करने के लिए, ये जो हुक है यूज इफेक्ट, इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज, इसका मिस यूज बताने से पहले मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूँ। ठीक है, यूज रेफरेंस, इसको क्यों यूज करते हैं। मैंने बताया पहले जब टॉम एलिमेंट को एक्सेस करना होता था तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके ऐसे करते हैं। जब जावास्क्रिप्ट में आप लोग करते थे या फिर मैं करता था, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो उस तरह से यहाँ पर डॉम एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और मैं ये जो है इसको भी हटा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कंपोनेंट रेंडर हो जाए उसके बाद डॉम एलिमेंट को एक्सेस करना। अब इसमें डॉम एलिमेंट क्या है, जैसे कि ये जो कंपोनेंट है इसके अंदर डॉम एलिमेंट जैसे h1 है। ठीक है, और फिर देखिए इसको अगर एक्सेस करना है तो यूज डिफरेंट हुक का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से देखिए डिफरेंस इक्वल टू, यहाँ पर इसका दिया मैंने हेडर, मैंने लिखा। ठीक है, हेडर, और यहाँ पर लेट या फिर कॉन्स्ट करते हैं, कॉन्स्ट हेडर। और एक ऑसम सा यूज बताऊंगा इसका। ठीक है, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। हेडर इक्वल टू यूज, यहाँ पर दिख रहा है रेफरेंस। मैं ये क्यों कर रहा हूँ,
ठीक है। बस मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को एक्सेस करूँ जब रेंडर हो जाए तब। तो लर्निंग रिएक्ट, ठीक है। तो जैसे कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को यूज करने के लिए यूज इफेक्ट यूज करते हैं। इफेक्ट ये बार बार यूज कर रहा हूँ तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। और मैं ये चाहता हूँ कि ना कि बार बार एक ही बार हो, ठीक है। जब रेंडर हो जाए तब मैं चाहता हूँ कि जब फर्स्ट टाइम जब लोड करे ब्राउजर तभी इस एलिमेंट को एक्सेस कर पाऊँ। तो कैसे एक्सेस कर पाऊंगा, कंसोल में लॉग पे भी दिखा देता हूँ। कंसोल स्क्रीन पे हेडर हेडर डॉट करेंट लिखूंगा। करेंट डॉट जैसे कि इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट आई थिंक इनर टेक्स्ट काम करेगा, ठीक है। तो इसका इनर टेक्स्ट क्या है, लर्निंग रिएक्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं लर्निंग रिएक्ट। ये कॉल बैक फंक्शन पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये चीज लिखा है। इसको हटा देता हूँ, इसकी जरूरत ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए लर्निंग रिएक्ट बोल के यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर वह यूज स्टेट इज डिफाइंड बट नेवर यूज, तो ये बस वार्निंग शो कर। तो इस तरह से डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए यहाँ पर यूज रेफ स्टेट का यूज होता है। मैंने बताया कि एक ऑसम सा चीज बताऊंगा जिससे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। तो क्या हेल्पफुल होगा मैं बताता हूँ। आप लोगों कोई फॉर्म फिलअप करते हैं तो जैसे ब्राउजर को लोड करते हैं तो जो पहला फील्ड होता है उसमें कर्सर फोकस किया होता है। और जैसे मैंने कुछ लिखा उसके बाद एंटर प्रेस किया है तो नेक्स्ट फील्ड पे जंप हो जाता है। इस तरह नेक्स्ट 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 करके फिर एंटर करता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो बटन ट्रिगर हो जाता है उसके बाद फॉर्म सबमिट होता है। लेट मी हाउ टू यूज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इनपुट फील्ड बना देता हूँ कुछ। टाइप इक्वल्स टू ईमेल कर लेता हूँ, ठीक है। और जो रेफरेंस दूंगा इसको जैसे कि एक्सेस करना है डॉम एलिमेंट को, तो मैं यहाँ पर ईमेल ही लिखूंगा इसको, शायद तो सही रहेगा ईमेल। और प्लेस होल्डर इक्वल्स टू someone @gmail.com। तो फ्रेंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक इनपुट फील्ड लिया है, उसके बाद br टैग का यूज किया है लाइन को चेंज करने के लिए। फिर इनपुट टाइप मैंने ईमेल दिया है, दूसरे में पासवर्ड लिया है और इसको रेफरेंस दिया ईमेल और इसको रेफरेंस दिया पासवर्ड और बटन लॉगिन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा जब कंपोनेंट माउंट हो पहली बार, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर सबको एक्सेस करने के लिए फिर सबके लिए रेफरेंस बनाना पड़ेगा। जैसे कि ईमेल हो गया, हम लोग डॉम एलिमेंट को बेसिकली रिफर कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो ईमेल, दूसरा है पास लिखा है और तीसरा है क्या, लॉगिन, ठीक है। यहाँ पर मैं एक इवेंट तरह से लिख देता हूँ। तो बेसिकली मैं करूँगा क्या फ्रेंड, जब ब्राउजर लोड हो तो फर्स्ट वाले इनपुट फील्ड पे फोकस करें, है ना। तो उस केस में क्या करूँगा, मैं लिखूँगा email डॉट
करेंट डॉट फोकस, इस पे फोकस करें, ठीक है। और उसमें कुछ चेंज किया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जैसे ही एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो फिर नेक्स्ट पासवर्ड पे फोकस करें। फिर उसमें हम लोगों ने पासवर्ड लिखा, फिर एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो बटन पे फोकस करें, फिर उस पे एंटर किया तो फिर ये ऑन क्लिक नहीं, ऑन की डाउन, ठीक है, की डाउन। देखिए पहले तो ये इस पे फोकस कर रहा था ईमेल पे, अब जैसे ही हम लोग इस पे की डाउन एंटर बटन प्रेस करते हैं तो ऑन की डाउन, तो क्या हो, की, और फिर किस पे फोकस करें, पास डॉट करेंट डॉट फोकस। बट कब फोकस करेगा, एक कंडीशन होगा, जब हम लोग एंटर बेस बटन को प्रेस करेंगे तब। तो यहाँ पर फिर से कंडीशनल ऑपरेटर यूज करूंगा, तो ई चेक करूंगा, ई डॉट की, ठीक है, ये हुआ की। अगर ये हुआ एंटर बटन पे तब ये नेक्स्ट पे फोकस करे, ये बोल रहा हूँ ना। लेकिन यहाँ पर देखिए एरर दे रहा है, क्योंकि लेफ्ट वाला तो दे दिया मैंने कंडीशनल ऑपरेटर, लेकिन राइट वाला नहीं दिया। नहीं तो फिर इस फील्ड पे फोकस कर रहा है उसी पे करें। ये फ्रेम इसका यूज बहुत है, ठीक है। तो यही चीज ऑन की डाउन को मैं कॉपी करता हूँ और इसके अंदर भी कर देता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को रीडेबिलिटी प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड अब सही है, ठीक है। तो अब इसी चीज को इसके अंदर करना है। अब देखो फर्स्ट फील्ड में ऑटोमेटिकली जब लोड होगा ब्राउजर तो फोकस करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं कुछ लिख के एंटर प्रेस करता हूँ इस ईमेल फील्ड के अंदर, तब मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया है ऑन की डाउन ई डॉट की इक्वल टू एंटर, मतलब एंटर पे मैंने क्लिक किया तो अब जो है नेक्स्ट पे फोकस करें, ठीक है, पासवर्ड वाले फील्ड पे। तो पास डॉट करेंट डॉट फोकस, ये पास कहाँ पर मिल रहा है, कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर रेफरेंस यूज किया है हम लोगों ने, पास, ठीक है। तो उस पर फोकस करिए, नहीं तो फिर खुद पे ही फोकस करें, ठीक है, ये मैंने बताया। और यही चीज मैंने पासवर्ड में भी किया। लेकिन अब क्या हो कि जब एंटर प्रेस करे तो पासवर्ड पे नहीं, बटन पे फोकस करें। तो जो बटन का रेफरेंस है लॉग इन करेंट डॉट फोकस, नहीं तो यहाँ पर देखिए मैंने फोकस इस तरह से लिखना पड़ेगा, नहीं तो खुद पे, मतलब पासवर्ड पे ही फोकस करें। लास्ट में क्या करता हूँ, जब लॉग इन जैसे बटन पे की डाउन एंटर करता हूँ, यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ, इफ इवेंट डॉट की एंटर, तब क्या हो, देखिए जो हम लोगों ने वैल्यू दिया है ईमेल और पासवर्ड, उसको मैं कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले, जो हमने ईमेल और पासवर्ड दिया है उसको कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले कराऊंगा। तो कैसे करूंगा, डॉट लॉग, और यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज कर रहा हूँ, ठीक है।
email is email dot current dot value, ठीक है, एंड पासवर्ड इज, कहाँ बाहर चला गया भाई तू, पासवर्ड इज ईमेल डॉट, नहीं पासवर्ड है ना, तो पास डॉट करेंट डॉट वैल्यू, जो भी उसका करंट वैल्यू होगा ये। चलिए देखते हैं। देखिए जिस तरह से मैंने कहा था, जैसे लोड हो रहा है तो अभी वो फोकस कर रहा है वो ईमेल वाले फील्ड पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि मेरा ईमेल, ठीक है, ठीक है, इसमें मैंने अपना ईमेल लिख दिया और यहाँ पर देखिए एरो दे रहा है क्योंकि यहाँ एड्रेस होता है। इसके बाद जैसे ही मैं एंटर बटन क्लिक करूंगा तो पासवर्ड पे फोकस करेगा, ठीक है। इसे पासवर्ड दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी। फिर से मैं एंटर करूँ तो अब ये लॉगिन पे फोकस करेगा, और फिर से क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए ईमेल इज ये एंड पासवर्ड ये 1 2 3 4 जो डाला था ये। तो फ्रेंड ये जो मैंने बताया ना बहुत ही वैल्यूएबल टास्क है, ठीक है। इससे हो ये रहा है कि ना कि फिर मैं माउस ले जाके फिर उसके अंदर फोकस करके लिखूं, फिर उसके बाद बटन को होवर करूं, क्लिक करूं, तो इन सब से बचने के लिए सिर्फ क्या करो, लिखो एंटर दबाओ, लिखो एंटर दबाओ, फिर लॉगिन कर दो एंटर दबा के। औसम चीज है फ्रेंड ये यूज इफेक्ट। फ्रेंड मैंने एक वीडियो में JSX बता दिया, फिर हुक्स, पूरा का पूरा हुक्स बता दिया, और फिर ये भी बता दिया कि ये जो हुक्स है किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट बिगिनर्स होंगे उनको बहुत ही फायदा हुआ होगा, और मैं इतना 100% श्योर हूँ। अगर देख रहे हो तो, नहीं देखे हो तो फिर अलग बात है, क्योंकि इतना ही कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए आप लोगों को मंथ, पूरा एक मंथ लग जाता है, मंथ टू मंथ जितना हो। फ्रेंड एक लास्ट चीज बता देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, जो कि काउंटर, बिगिनर्स लोग उस पे बहुत सारी गलती करते हैं, मैंने भी गलती की थी, ऐसी बात नहीं है, और फिर मुझे सॉल्यूशन मिला उसका, तो मैं वो काउंटर यहाँ पर फाइल बना देता हूँ। JSX, ऑलराइट, तो आई एम टायर्ड फ्रेंड, कॉन्स्ट काउंटर, तो मैं एक चीज यहाँ पर करने वाला हूँ, जो कि एक काउंटर बना दूंगा, जो कि वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता जाए एक एक सेकेंड बाद, तो स्टेट को यूज करूंगा, काउंट और अपडेट काउंट है ना। अब यहाँ पर बार बार यूज स्टेट यूज इफेक्ट यूज किया है मैंने, तो इससे आप लोग पूरा दिमाग में फिट हो गया होगा। काउंट अपडेट स्टेट, ठीक है। दूसरा चीज मैं बोलूंगा कि जब कंपोनेंट माउंट हो तो क्या हो, एक ही बार, ठीक है। अगर मैं नहीं करूंगा तो देखिए होता क्या है। अगर मैं इसके अंदर से ये लिख दूं अपडेट काउंट +1, अब सिंपली इसको यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा, तो रिटर्न
रिटर्न करता हूँ H1। यहाँ पर एक बटन बना दूंगा बाद में इंटरवल को क्लोज करने के लिए, ठीक है। तो एक ही है, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ बटन रिटर्न। स्टॉप काउंट, स्टॉप काउंटिंग, स्टॉप काउंटिंग। और यहाँ पर वैल्यू है, वैल्यू में यहाँ पर करता हूँ वो जो काउंट है वैल्यू है वही। तो हाँ, तो फ्रेंड इससे होगा ये कि जैसे यूज स्टेट, ठीक है, को यूज करके मैंने यहाँ पर काउंट स्टेट बनाया और यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ यूज इफेक्ट के अंदर। तो जैसे माउंट होता है कंपोनेंट, तो अपडेट काउंट फायर हो जाएगा। अब जैसे ही अपडेट काउंट फायर होता है तो फिर से क्या होगा, यूज इफेक्ट फिर से फायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट में भी चला जाएगा, चला ही जाएगा, चला जा सकता है, नहीं चला ही जाएगा। और इसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और फिर क्या है काउंटर। अब इस काउंटर को इसके अंदर में यूज करूंगा। मैं यहाँ पर ऐप को हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नॉन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 हम लोगों ने सेट किया ही नहीं है। अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है। अब मैंने सेट इंटरवल नहीं लिया है, मैं अभी कुछ मत देखिए, बस आप लोग देखिए कि यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ, ये इनफाइनाइट पे चला गया है क्योंकि वो जैसे ही अपडेट कर रहा है ना, तो वो जितनी बार अपडेट करेंगे उतने बार यूज इफेक्ट रन होगा। तो स्टेट तो अपडेट हुआ लेकिन फिर यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट, अब फिर स्टेट, फिर यूज इफेक्ट, फिर स्टेट, फिर यूज इफेक्ट, तो ये इनफाइनाइट में चला गया फ्रेंड। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ ये, तो देखिए होता क्या है। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ एक ही बार हो, जब कंपोनेंट माउंट हो तब तब होगा ये, एक बार इंक्रीमेंट हो गया 1, जब कंपोनेंट माउंट हुआ तब, उसके बाद नहीं चला, यहाँ तक कि मैंने अपडेट कर दिया स्टेट को तभी भी, क्योंकि मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे दूसरे आर्गुमेंट में यूज किया है। अगर मैं यहाँ पर काउंट को यूज करता हूँ तब क्या होता है, तब देखिए वही प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि काउंट की वजह से जैसे अपडेट काउंट जैसे कॉल हो रहा है, तो इसके कॉल होने पर मैं बता रहा हूँ कि यूज इफेक्ट में जो कॉल बैक फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो, फिर से अगर वो एग्जीक्यूट होगा तो फिर से अपडेट काउंट हो जाएगा और फिर से वो अपडेट होने की वजह से फिर यूज इफेक्ट रन हो जाएगा, तो फिर से इनफाइनाइट लूप पे चला जाएगा। तो फ्रेंड आप लोग अगर काउंटर के चक्कर में फिर ये मत कर देना, ठीक है फ्रेंड नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। मैं सेट इंटरवल यहाँ पर यूज करूंगा और यहाँ पर एक लेट स्टार्ट काउंटिंग नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, स्टार्ट काउंटिंग, यहाँ पर नल दे देता हूँ और यहाँ पर स्टार्ट स्टार्ट काउंटिंग, स्टार्ट काउंटिंग इक्वल टू सेट इंटरवल, ठीक है, ये मैंने कहा।
और यहाँ पर अपडेट काउंट, और फिर क्या करूँगा मैं, अगर मैं काउंट +1 दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पर ये नहीं दूँ तो देखिए क्या होता है। तो देखिए काउंट में मैंने इस तरह से किया, तो अभी यहाँ पर देखिए 0 + 1 हुआ 1, उसके बाद जो क्या है वो तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, सेट इंटरवल कहाँ गया, लेकिन क्या हो रहा है ना कि जो प्रीवियस जो स्टेट था उसको ट्रैक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपडेट काउंट इसके अंदर से मैंने किया है, तो 0 + 1 हो गया 1, लेकिन प्रीवियस वाला स्टेट था क्या, ठीक है। बेसिकली ये होगा क्या कि काउंट +1 होके हो जाएगा यहाँ पर सिंपली 1, तो जितने बार भी रन होगा तो यहाँ पर 1 1 1 दिखाएगा। तो इस केस में हम लोग एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दो काउंट, तो देखते हैं, तो देखिए अभी ये सही से काम कर रहा है ना, बट प्रॉब्लम है, देखिए इसका स्पीड देखिए, ये हो क्या रहा है, फिर वही प्रॉब्लम हो गया, जैसे अपडेट काउंट हुआ तो फिर ये यूज इफेक्ट चलने लगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि क्लीन अप हो, तो रिटर्न और मैं चाहता हूँ जैसे ये चला अपडेट काउंट के बाद ये यूज इफेक्ट रन हुआ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो स्टार्ट काउंटिंग है उसको क्लियर कर दें, तो क्लियर इंटरवल स्टार्ट काउंटिंग, तो अब देखिए अब ये सही से चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर एम्प्टी एरे छोड़ता हूँ फ्रेंड, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एम्प्टी एरे छोड़ता हूँ तो क्या होगा, जो प्रीवियस स्टेट है उसको वो ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो प्रीवियस काउंट मैं पास करूंगा काउंट एज आर्ग्यूमेंट, उसके बाद प्रीवियस स्टेट हो जाएगा ये प्रीवियस काउंट, और उस प्रीवियस काउंट के साथ +1 इंक्रीमेंट हो जाए, ये बोला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ये हो रहा है 5 6 7, अगर इससे पहले क्या था, इस तरह से था, तो 1 पे जाके वो अटक गया, उसके बाद देखिए नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 1 1 वही चीज वहां पर क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है बार बार, ये करना यहाँ पर जरूरी है। अब इसे हम लोग तो ये रिएक्ट को ये तो बोल रहे हैं कि एक ही बार ये काम करे, ठीक है, माउंटिंग और अनमाउंटिंग का, लेकिन मैं इसको हटा दूं अभी भी, तो अब देखिए जिस तरह से आप लोग का इंटेंडेड था उसी तरह से ये काम करेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्या सेट किया है ये, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम वही हो जाएगा, वो बार बार जितने बार अपडेट होगा उतने बार कॉल होगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कितना स्पीड हो रहा है ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि वो काउंटिंग तो हो रहा है लेकिन यहाँ से स्टॉप कर दूं, है ना, तो ऑन क्लिक, तो वो इंटरवल क्लियर हो जाए, तो यहाँ पर क्लियर इंटरवल, और क्या था, स्टार्ट काउंटिंग, फ्रेंड ये चीज जो है ना, ये इंटरवल वाला आप खुद से प्रैक्टिकली करोगे तभी अच्छा से समझ में आएगा। तो ये काउंटिंग तो देखिए हो रहा है, देखिए अब मैं इस पे क्लिक कर दूं स्टॉप पे, तो ये रुका नहीं, क्यों, मैंने सेव नहीं किया था क्या,
तो फ्रेंड अब यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है यहाँ पे कि ये मैं स्टॉप करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन को क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर count+1 लिखा हूँ इसको यहाँ पर ना करके मैं चाहता हूँ कि ये जो काउंट अपडेट हो तभी वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये चीज़ किया। उसके बाद इसको सेव किया और उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने स्टॉप कर दिया। ठीक है, अभी भी वो स्टॉप नहीं हो रहा, जबकि मैंने यहाँ पर काउंट के अपडेट होने पर किया है, तो ये भी तो रन होगा, फिर रिटर्न ये भी बार बार रन होगा फिर, जब वो अनमाउंट होने पर रन हो रहा था। लेकिन अब ये यहाँ पर देखिए, मैं इसको मैं console.log करूँ, लॉग इनसाइड रिटर्न, तो देखिए ये भी क्या रन हो रहा है क्या इसके साथ, पहले इस चीज को चेक करना है हमें। तो यहाँ पर देखिए इनसाइड रिटर्न 2 3 4 ये भी बार बार हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक चीज कर सकता हूँ, जो स्टार्ट काउंटिंग है ना उसको इसका क्लीन अप कर सकता हूँ। तो क्लियर इंटरवल स्टार्ट काउंटिंग। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे स्टेट अपडेट हुआ तो उसके अंदर आया तो इंटरवल क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन फिर से स्टेट अपडेट हुआ तो मैंने यहाँ पर क्या किया, क्लियर इंटरवल बटन को क्लिक किया तो वो स्टॉप हो जा रहा है। देखिए ये स्टॉप। ऑलराइट फ्रेंड, इससे हम लोग ये चीज भी समझ में आया। अगर मैं इसको इस तरह से छोड़ दूं एम्प्टी एरे फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, क्योंकि प्रीवियस स्टेट को ट्रैक करे इसी वजह से मैंने यहाँ पर प्रीवियस स्टेट में +1 ऐड कर दिया, तभी वो दिखाई देगा कि हाँ उसमें ऐड हो रहा है। नहीं तो count+1 हो जाएगा 1, फिर 1 कॉपी पेस्ट होता रहेगा। तो अब देखिए अगर मैंने इस तरह से छोड़ दिया एम्प्टी एरे, तो इसका मतलब ये हुआ जब कंपोनेंट माउंट हो तब एग्जीक्यूट हो, और कंपोनेंट जब अनमाउंट हो तभी एग्जीक्यूट हो। तो ये काउंटर कंपोनेंट जब हटेगा तभी लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा, हटेगा नहीं, हटने से पहले। ठीक है, तो अभी देखिए इस पे क्लिक करूंगा तो नहीं काम करेगा, इसीलिए यहाँ पर क्लीन अप करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कि सिर्फ काउंट इंक्रीमेंट हो तभी काम हो, और यहाँ पर रिटर्न में क्या करूंगा, क्लियर इंटरवल स्टार्ट काउंटिंग। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें अभी भी आप लोग को कोई भी दिक्कत आता है तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोगों ने इतना कुछ सीखा और इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिएक्ट कंपोनेंट की लाइफ साइकिल को देखेंगे। ठीक है, तो ये इफेक्टिव वे था रिएक्ट को यूज करने के लिए, ना कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके करूँ। यहाँ पर ऑलरेडी हुक दे रखा है यूज रेफरेंस। ठीक है, तो इसको यूज करूँ डॉम एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड इसको समझना थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे 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 आप काम करते रहोगे तो आसान हो जाएगा बाद में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।